हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, जो उत्तर प्रदेश संबंधित था, और पूरा एक ही वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को कवर कर दिया था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ये बेसिकली थोड़ा सा फैक्चुअल है, क्योंकि पीटी का पेपर समीक्षा अधिकारी का और पीसीएस का भी नजदीक है, इसलिए अभी ये जो है ये ज्यादातर फैक्चुअल है। लेकिन हम सभी फैक्चुअल के बीच में लिंक बनाते चलेंगे, जिस तरह से हमने प्राचीन इतिहास में बनाया था। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 1857 तक की जो घटनाक्रम है उसको लिंक में बाद की सारी फैक्चुअल चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और उनके संघर्ष से। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, यूरोपीय जो है ये भारत क्यों आए, क्या कारण था, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में शुरू हो गया था पुनर्जागरण और नवजागरण का काल। और इस नवजागरण काल में क्या हुआ था, तो नए नए विचार और नए नए दार्शनिक उभर रहे थे। इसकी वजह से यूरोप में एक आधुनिक समाज का निर्माण हो रहा था, जो नई व्यवस्थाओं को जन्म दे रहा था, जैसे पूंजीवाद। ठीक है, तो पूंजीवाद का काम क्या होता है, पूंजीवाद का काम क्या होता है कि ये जो व्यापार की ताकतें हैं वो सब कुछ पूंजीवाद यानी बाजार में केंद्रित होती है, सरकार का कंट्रोल उस पर कम होता है। तो ये 15वीं शताब्दी ये यूरोप में चल रहा था। अभी देखिए, मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, हमें फैक्चुअली रिवीजन करना है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। और भारत में क्या चल रहा था, ये यूरोप की बात हो गई, और भारत में चल रहा था, भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि भारत में मसाले बहुत ज्यादा होते थे, और उस समय भारत में जो कॉटन होता था, कपास, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का माना जाता था। क्योंकि उससे पहले अमेरिका वगैरह में कपास उतने अच्छे नहीं होते थे, तो भारत में जो कॉटन होता था उसके सूती कपड़े बहुत ज्यादा उसकी मांग बढ़ गई थी। कहाँ, यूरोप वगैरह में और अमेरिका वगैरह में। और अब चूंकि अमेरिका भी उस समय यूरोप का उपनिवेश था, तो वहां भी मांग बढ़ी थी। भारत में हीरे जवाहरात यानी सोने और जो मोतियां होती हैं वो सब बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ के आप राजाओं के बारे में तो जानते ही हो कितने अमीर थे। तो भारत उस समय सोने की चिड़िया था, और यूरोप में क्या था, डिमांड था, और नए नए विचार थे, नई नई व्यवस्थाएं जन्म ले रही थी, पूंजीवाद है ना, लोकतंत्रवाद और विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, ये सब चीजें। तो इस कारण क्या होता है कि जब यूरोप का जो व्यापार होता है वो भारत से होता रहता है, भारत से, तो उस समय व्यापार तो होता ही था भारत से, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये जो यूरोपीय थे वो भारत में आए। हुआ क्या कि जब पहले यूरोप भारत से सामान खरीदता था तो ये डायरेक्ट व्यापार नहीं करता था, बल्कि यूरोप का जो इटली वाला पार्ट है और अरब वाला पार्ट है, ये लोग, भारत का व्यापार अरब से होता था, भारत चीन से लाता था, साउथ ईस्ट एशिया से लाता था सामान को, फिर इस सामान को भारत एक्सपोर्ट करता था किसको, अरब से, अरब को, फिर अरब करता था एक्सपोर्ट किसको, यूरोपियों को। यानी देखो, भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना से होता था, तो जो सामान भारत चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया से लाता था उसको अरब को बेचता था, फिर अरब वाले किसको बेचते थे, यूरोप को बेचते थे। इसी तरह ये लोग जब अरब वाले यूरोप को बेचते थे तो यूरोप वाले कुछ अरब वाले को बेचते थे, फिर अरब वाले वही भारत को बेचते थे, फिर भारत वही चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया में बेचता था। तो ये व्यवस्था थोड़ा सा यूरोपियों को थोड़ी महंगी पड़ती थी। इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम वो समुद्री मार्ग खोज लें, ठीक है, वो समुद्री मार्ग खुद क्यों ना खोज लें, जिससे हम सीधे भारत से व्यापार करें, या दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो नेशन हैं उनसे हम सीधे व्यापार करें, और जो बिचवाई देना पड़ता है हमें अरब वासियों को, वो हम बचा लें। तब यहां से शुरू होती है कहानी समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में कौन सी शक्ति आई थी यूरोप की, ये हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उनका हर एक क्रम बैठाना। देखिए, समझाने को तो मैं 2 घंटे इस पे लेक्चर चल सकता है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, वो मेंस वाले जब कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यूरोपियों का आगमन किस क्रम में रहा। तो जब भारत समुद्री मार्ग की खोज हुई तो वास्को डी गामा आपको पता है पहले आया था। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी या यूरोपीय शक्ति भारत आती है, वो देखिए। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, मतलब यूरोप से पहले जो भारत की खोज कहते हैं, मतलब भारतीय रास्ते का जो खोज किया था यूरोप से आने का, उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, ये 1498 में ईस्वी में आया था। ओके, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। अब थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो जब से सबसे पहले पुर्तगालियों में आया था वास्को डी गामा 1498 में, और ये कालीकट यानी केरला, उस समय केरला को कालीकट कहते थे, तो कालीकट के तट पे पहुंचा था। वहां जमोरी नामक स्थानीय राजा ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, उसके बाद ये यहां से सामान लेके जाता है, मतलब जितना सामान यहाँ से अपने भारत से लेके जाता है यूरोप में, वहां जब वो बेचता है तो लगभग 60 गुना
मुनाफा कमाता है। तो इस मुनाफे को देख के यूरोप में एक वो मच जाता है क्या कि मतलब भारत से तो खजाना मिल सकता है। 1500 में दूसरा जहाज आता है पुर्तगालियों का। फिर वो आते हैं यहाँ पे रहते हैं 2 साल। फिर ये देखते हैं कि भारत में राजाओं के बीच कितना मतभेद है, ठीक है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। उसका फायदा उठाता है कौन, वहां का जो पुर्तगाली आया रहते हैं। तो ये 1502 में पुर्तगाली आक्रामक होते हैं, यानी अब भारत पे अपना मतलब एक फैक्ट्री स्टेब्लिश, मतलब एक भारत में व्यापारी के तौर पे अभी व्यापार ही नहीं करना चाहते बल्कि भारत में स्टेब्लिश होना चाहते हैं, ठीक है। तो 1505 में पहला वायसराय जो बनता है पुर्तगाली का, वो उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कुछ भी कह लो, बस नाम याद रखना कि अल्मीडा जो है वो पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसकी जो विशेषता है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था और इसका उद्देश्य था कि नौसेना वर्चस्व, यानी अरब सागर में क्या करना है, वर्चस्व बना के रखना है, यानी अरब सागर में आने जाने वाले जहाजों पे नियंत्रण रखना है। क्यों? ताकि उनका व्यापार पे एकाधिपत्य बन सके, ठीक है। एक बार रिवीजन करना है तो हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ओके। उसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ये गोवा पर अधिकार कर लेता है। गोवा पर अधिकार पुर्तगालिया का कौन सा गवर्नर करता है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब करता है? 1510 में। अल्बुकर्क ने, याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और अल्फांसो द अल्बुकर्क की जो नीति थी वो थी विवाह की नीति, यानी जब ये गोवा पे अधिकार कर लिया तो ये चाहते थे जितने पुर्तगाली हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें और यहीं पे बस जाएं, ताकि यहाँ के कल्चर, जब वो महिलाओं से शादी करेंगे तो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। कुल मिला जुला के ये अब भारत में सामाजिक तौर पे अपना प्रभुत्व बनाना चाहते थे, ठीक है। भारतीय महिलाओं से विवाह करें, उनसे बच्चे पैदा करें और भारत में ही रह जाएं, मतलब अस्थायी उपनिवास की शुरुआत करना चाहते थे, ठीक है। परमानेंट यहाँ पे सेटल होना चाहते थे। कहाँ? तो ये जो विवाह की नीति थी वो लगाया था अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में, ठीक है। गोवा पे अधिकार करते हैं 1510 में। इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये होगा कि आगे चल के इनकी शक्ति शुरू में तो बहुत आगे से आगे बढ़ी, ठीक है। मतलब अब चूंकि ये पहले आए तो यहाँ की चीजों को भाप गए, तो उसके बाद ये स्टैब्लिश करने लगे, लेकिन बाद में इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। कब? जब अंग्रेज आते हैं। अंततः इनको 1661 में गोवा छोड़कर ज्यादातर इनके ठिकाने अन्य शक्तियों के हाथ में चले जाते हैं, यानी कुछ फ्रांस ले लेता है और कुछ ब्रिटिश, ठीक है। ये पुर्तगालियों की बाद में स्थिति होती है, ठीक है। अब उसके बाद पुर्तगालियों के बाद जो अगली शक्ति आती है वो है डच, ठीक है। डच जो कंपनी थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो देख लो, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है तो बस अब VOC याद करना। जब डच कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप जानते ही हो, लेकिन और डच कंपनी VOC, जब इसका नाम आए ना लिख के तो आप मैच करना, पहला अक्षर V, फिर बीच वाले का O, फिर C, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ अच्छा ये डच वाली कंपनी है। बाकी मैं इसका नाम आपको बता देता हूं, वेरनिज ओस्ट इंडिक कंपनी, ठीक है। तो इस कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 1602 ईस्वी में। कहां पे? डच, ठीक है, डच में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और ये भारत में प्रवेश करते हैं 1605 में। मछलीपट्टनम में आते हैं, अपना पहला कारखाना 1605 में लगाते हैं। कहां पे? मछलीपट्टनम। ये कहां पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो डच लोग थे इनका मुख्य व्यापार था मसाले का, कपड़े का, नील का, ठीक है। शुरू में 1605 में जब ये अपने पहली कारखाना मछलीपट्टनम में लगाए तो इनका मुख्य व्यापार मसालों का था, कपड़ों का था और नील का था, ठीक है। उसके बाद 1759 में बैटल ऑफ द बिदुर में, ठीक है, ये मैं छोड़ के इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो 1759 में बैटलर ऑफ विदुर में एक युद्ध होता है, ये अंग्रेजों से हार जाते हैं। इसमें कौन हारता है? तो इसमें डच हार जाते हैं, जीतता कौन है? अंग्रेज। उसके बाद ये भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब यहाँ पे मुझसे बड़ी शक्तियां, यानी फ्रांस और अंग्रेज ब्रिटिश शक्तियां आ गई हैं। तो डचों को लगता है कि अब मैं भारत में शायद मेरा व्यापार उतना अच्छा ना चल पाए, तो ये अपना छोड़ के कहाँ निकल जाती हैं? साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये निकल जाती है साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र में अपना व्यापार करने। उसके बाद डच के बाद जो अगली कंपनी आती है, ध्यान रखना, डच के बाद अंग्रेज नहीं आते, अंग्रेज से तो वो युद्ध होता है बाद में जब अंग्रेज आते हैं तब। पर डच के बाद आती है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है और वहां का जो राजा रहता है लुइस
14वां, ठीक है, उसके मतलब वहां का उस समय फ्रांस का जो राजा रहता है, अभी फ्रांस की क्रांति हुई नहीं है, तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र ये सब आया नहीं है, तो वहां पे राजशाही ही है अभी, ठीक है, राजशाही ही है वहां। तो 1664 में कंपनी की स्थापना होती है और ये भारत में पहुंचते हैं 1668 में। पहला कारखाना ये अब कहां लगाते हैं? सूरत में। उसके बाद ये लगाते हैं पांडिचेरी में 1674 में। तो ध्यान रखना, फ्रांसीसियों का जो पहला कारखाना वो सूरत में लगाया जाता है 1668 में, और पांडिचेरी में लगाया जाता है दूसरा कारखाना 1674 में। ओके, आगे बढ़े। और फ्रांसीसियों का जो सबसे पॉपुलर वो गवर्नर था, वो उसका नाम था डुप्ले। इसके बारे में आप बहुत ज्यादा ठीक ठाक जानते होंगे, लेकिन इसने भी काम तो बहुत अच्छा किया, पर इसको इतने खर्चे आ रहे थे ना युद्ध की वजह से, इसकी जो नीतियां थी युद्ध वाली, उससे खर्चे बहुत आ रहे थे, तो इसको बुला लिया गया था वापस फ्रांस, भाई अब तुम चले आओ। ये चला गया तो फिर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति थोड़ी सी कमजोर होने लगी। लेकिन डुप्ले ने जो मतलब फ्रांस के जो राजनीतिक प्रसार बढ़ाना शुरू किया था, वो इसने दक्षिण भारत से किया था। कहां से? अभी जब कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो दक्षिण भारत से डुप्ले ने अपनी जो प्रसार, राजनीतिक प्रसार या हस्तक्षेप शुरू किया था। अभी ध्यान देना, हम बस कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं ब्रीफ में। तो फ्रांसीसी के बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वो होती है 1600 में। वहां की जो रानी रहती हैं एलिजाबेथ, उनके प्रथम चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रानी के चार्टर के द्वारा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर ये भारत आते हैं और ये अपना कारखाना, पहला कारखाना कहां लगाते हैं? सूरत में। मछलीपट्टनम में भी कभी कभी दे देता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन में क्या है। ओके, तो लेकिन 1613 में ये अपना औपचारिक जो कारखाना होता है वो सूरत में लगाते हैं। जहांगीर उस समय मुगल शासक रहता है, ठीक है। तो मुगल के समय में जो राजा रहता है, मुगल शासक, वो होता है जहांगीर। इसके समय में कंपनी अपना कारखाना स्थापित करती है, कहां पे? सूरत में, ठीक है, ये चीजें याद रखना। और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में अस्थायी व्यापार अनुमति प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब ये पहला कारखाना सूरत में स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद थॉमस रो है। आप और भी जानते होंगे कौन गया था किसके दरबार में, ये सब चीजें बाद में कवर कर लेंगे हम, लेकिन अभी हम बस कंपनियों की जो भारत आई हैं उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही संक्षेप में चीजों को लिखा गया है। थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है और अस्थाई व्यापार अनुमति प्राप्त करता है। क्वेश्चन आ जाए कि अस्थाई व्यापार अनुमति भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने प्राप्त किया था? थॉमस रो। किसने दिया था? जहांगीर। ओके, फिर धीरे धीरे ये बात आपको पता है कि बंगाल, बंबई, मद्रास, ये सब जगह अपने राजनीतिक प्रसार बढ़ाने लगते हैं। अब कंपनियां आ गई हैं, शक्तियां आ गई हैं, अब ये अपना प्रसार करेंगी और राजनीति में हस्तक्षेप करेंगी, देसी राजनीति में, यानी राजाओं के राज्य में हस्तक्षेप करेंगी। फिर ये आपस में भी लड़ेंगी और राजाओं से भी लड़ेंगी। तो हम उसका पूरा विशेष संदर्भ व्याख्या करके नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस हम उसका फैक्ट पढ़ लेंगे, कब किससे क्या युद्ध हुआ था, क्योंकि इतना समय हमारे पास तो है नहीं। और जो एग्जाम में है इस वाले सेक्शन से इतना तो पूछता नहीं है, आर वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रख के हम आगे चल रहे हैं। तो जो शक्तियां आती हैं, तो सबसे पहले जो संघर्ष हमको दिखता है, मेजर संघर्ष, वो हमें फ्रांस और यूरोप के बीच दिखती है। यूरोप मतलब ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हमें दिखती है। तो सबसे पहले जब इनका संघर्ष दिखता है वो हमें दिखता है कर्नाटक युद्ध में। ध्यान रखना, ये लोग राजाओं के राज्य में हस्तक्षेप तो कर रहे थे, पर इनका जो कर्नाटक का युद्ध जो लड़े जा रहे थे ना, उसका मेन कारण था यूरोप में, क्योंकि यूरोप में भी कुछ ऐसी चीजें घट रही थी जिसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटिश आपस में यूरोप में लड़ते थे। अब अगर यूरोप में लड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव तो भारत में तो होगा ही, है ना। तो भारत में भी इनको प्रसार करना है और यूरोप में भी लड़ रहे हैं, तो अगर दो दुश्मन कहीं हैं तो वो कहीं और पहुंचेंगे तो वहां भी लड़ेंगे, है ना। तो ये लड़ेंगे तो क्या करेंगे, मतलब फिर वही बांटो और राज करो की नीति अपनाएंगे। लेकिन अभी औपचारिक नीति नहीं है ये बस अभी कोई दूसरे राजा को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरे राजा को सपोर्ट कर रहा है, कोई इसके साथ मिलकर लड़ना चाह रहा है, कोई अगले साथ मिलकर लड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं, किसके बीच? फ्रांस और अंग्रेज के बीच। लेकिन अंग्रेज डायरेक्ट रूप से कहीं लड़ते हैं, कहीं नहीं लड़ते हैं। देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1746 में शुरू हुआ था और इसका अंत हुआ था 1748 में। अब ऐसा नहीं कि लोग 2 साल लगातार लड़ते रहे थे, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे अब मान लो युद्ध शुरू हो गया
तो कभी कहीं लड़ गए, फिर कहीं तनाव चल रहा है, कहीं लड़ गए, कहीं तनाव चल गया। लेकिन जब तक किसी कंक्लूजन पे, किसी संधि पे कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो जाती हैं, तब तक क्या होगा? तब तक तो लड़ाई चलती रहेगी ना, मतलब तनाव बना रहेगा। तो इसका जो मेन कारण था 1746 में, जो 1746 से 1748 जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, उसका मेन रीजन था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आपको पता है यूरोप का एक देश है। तो वहां पे उत्तराधिकार का मुद्दा चल रहा था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब चूंकि उसका उत्तराधिकारी जो होगा, फ्रांस वाला चाह रहा था उसका सपोर्टर हो, और ब्रिटिश चाह रहे थे उसका सपोर्टर हो। तो इस मुद्दे को लेके वहां पे तनाव था, उसका प्रभाव पड़ा भारत में। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था फ्रांस और ब्रिटिश के बीच, उसका रीजन था, मेन रीजन जो था वो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का मुद्दा था, उसका प्रभाव था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं। कर्नाटक फर्स्ट में अंग्रेजों की हार होती है और फ्रांसीसी जीत जाते हैं, लेकिन उससे फ्रांसीसियों की स्थिति में कोई बदलाव विशेष नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। यह कब होता है? 1749 से 1754 के बीच में। ठीक है, अब इसका क्या मुद्दा था? अब इसका मुद्दा यूरोप नहीं है, ये यूरोप का मुद्दा नहीं, अब ये भारत का मुद्दा है कि भारत में कर्नाटक और हैदराबाद के जो राज्य थे, वहां पे उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसको लेके था। अभी आप पढ़ोगे, ये बहुत लंबा मैटर है। ठीक है, इस पे लगभग लेक्चर लेना हो तो 1 घंटे जाएगा। कर्नाटक वाले को, मतलब कर्नाटक में 2 है, यहां भी 2 है, एक को अंग्रेज सपोर्ट कर रहा है, एक को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा है, मतलब फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। वही स्थिति यहां भी थी। तो इसको लेके कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आंतरिक दूसरी युद्ध जो है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसका कारण क्या था, तो वो यूरोप वाला हो गया, भारत का मैटर नहीं था उसमें ज्यादातर। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा था। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है उसका क्या मैटर था? उसका मैटर था भारत के अंदर कर्नाटका और हैदराबाद के नवाबों के जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसको लेके ये युद्ध हुआ था। तो लगभग 5 साल चला था, मतलब 1749 से लेकर 1754 तक। अब इसमें उस समय अंग्रेज का जो आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो इस समय रॉबर्ट क्लाइव आ गया था और अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रांस हार जाता है। ठीक है, फिर एक संधि होती है, फिर मैटर समाप्त हो जाता है, मतलब युद्ध समाप्त होता है। अभी वो संधि में आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुई थी। फिर एक युद्ध और होता है। जब दूसरी युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके 2 साल बाद ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त शुरू हो जाता है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध शुरू हुआ था 1756 में और ये चला था 1763 तक। इसका जो कारण था इसे कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ध्यान रखना, ये भारत में नहीं चल रहा था, ये इंग्लैंड मतलब यूरोप में लड़ा जा रहा था। किसके किसके बीच? तो ये एक तरफ फ्रांस था और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश। ये दोनों आपस में वहां पे युद्ध चल रहा था, लगभग 7 साल चला था। उसकी वजह से भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, कब? 1756 में और चला कब तक? 1763 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि अंग्रेज फिर जीत गए और फ्रांस हार गए। अब अंग्रेज 2 बार जब विदेशी शक्तियों को हरा दिए, तो अब यहाँ पे उनको पता चल गया कि विदेशी शक्तियों में यानी यूरोपीय शक्तियों में अब अंग्रेज ही सबसे मजबूत शक्ति हैं। अब बच जाते हैं देसी राज्य, यानी अब देसी राजाओं को जीतना है। यूरोप वाले तो हम मतलब हार चुके हैं, वो अपनी शक्ति आजमा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पहला कर्नाटक का युद्ध होता है ना, मतलब पहला कर्नाटक का युद्ध, दूसरा कर्नाटक का युद्ध और तीसरा कर्नाटक का युद्ध। जब पहला कर्नाटक का युद्ध होता है, कब होता है? 1746 और कब तक चलता है? 1748 तक। तो इसका पता है कि ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार की वजह से हो रहा था। तो उस समय जब ये युद्ध समाप्त होता है, किसकी वजह से? क्योंकि एक्स ला सापेल की संधि हो जाती है। ये संधि कब होती है? ये संधि होती है जब इसकी वजह से अगर युद्ध समाप्त होता है तो जाहिर सी बात है 1748 में हुआ होगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला सापेल संधि के साथ हुई थी। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ था? ये 1749 और 1754 में शुरू हुआ था। और इसकी समाप्ति किस संधि के बाद हुई थी? वो कौन संधि है? तो वो संधि है पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी में एक संधि होती है और उसकी वजह से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की मतलब जो संधि हुई थी वो कब हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब युद्ध समाप्त हुआ होगा, मतलब 1754 में। ओके, और जो तीसरी संधि है जिसकी वजह से कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, उसे कहते हैं पेरिस की संधि। पेरिस की संधि जाहिर से भारत में तो हुआ ही नहीं है, ये कहां हुआ है? यूरोप में। अब देखो, अब कर्नाटक प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की वजह से हुआ, तो वहां पे एक्स ला सापेल की संधि हुई 1748 में, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध
वहां पे मतलब भारत के अंदर का मैटर था, यानी कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब का उत्तराधिकारी कौन होगा, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसकी वजह से हुआ था। तो पांडिचेरी में संधि होता है, उसकी वजह से कर्नाटक द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर कर्नाटक तृतीय युद्ध जो होता है 1756 में शुरू होता है, वो अंग्रेज यूरोप में हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध के कारण होता है। तो ये उसके बाद वहां पर यूरोप में पेरिस की संधि होती है। फिर अब ये कब 1763 में हुआ होगा, है ना। तो उसके बाद ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये है पेरिस की संधि हो जाती है और इसमें अंग्रेजों की सत्ता, मतलब अंग्रेजों को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है कि हम ये सर्वसर्वा हैं, और साथ ही फ्रांसीसियों को भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। मतलब ये छूट दे दी जाती है। कहाँ पे? ये पेरिस में संधि हो रही है, तो फ्रांसीसियों को व्यापार करने की सुविधा तो दे दी जाती है भारत में, लेकिन अंग्रेज कहते हैं फ्रांसीसी वहां पे भारत में किला नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो पेरिस संधि का ये मैटर था, मतलब ये समझौता हुआ था। अब अगर शक्तियों की तुलना करेंगे तो पुर्तगाली कब आए? 1498 में, वास्को डी गामा। इनका प्रमुख क्षेत्र क्या था? गोवा था, दीव था और दमन था। ठीक है, ये इनके पतन का कारण क्या था? ये इनकी जो समुद्री शक्ति थी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह लाए थे, वो कमजोर पड़ जाती है, और साथ ही साथ ये अंग्रेजों और डचों से हार जाते हैं, तो इनकी शक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद डच कब आते हैं? डच आते हैं 1605 में। इनका जो प्रमुख स्थान है वो कोच्चि है और नागपट्टनम, यानी साउथ वाला एरिया। और इनका डचों का कारण क्या था? तो ये अंग्रेजों हार जाते हैं। बैटल ऑफ विदुर 1759 में हार जाते हैं। इसकी वजह से भारत छोड़ने का फैसला करते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते हैं व्यापार करने। उसके बाद फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच 1664 में आते हैं। इनका जो क्षेत्र था पांडिचेरी, चंद्रनगर वगैरह था, है ना, ये आपको पता ही है। फिर ये कर्नाटक युद्ध में हार जाते हैं, तो इनके पतन का कारण बनता है। अंग्रेज जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो आती है, तो इसका जो संबंध क्षेत्र शुरू में सूरत था, बॉम्बे था, मद्रास था। अब यहां से ये चलेंगे क्योंकि इनको अपनी शक्ति का एहसास हो गया है। अब ये इनको लग रहा है कि हम मजबूत हैं। अब ये चलेंगे बंगाल की तरफ, है ना। तो अब देखो, ये आते हैं यहाँ पे, इनकी लड़ाई यहाँ पे होती है। अंग्रेज यहाँ पे अपने आप को मजबूत समझते हैं। अब ये चलेंगे कहाँ? बंगाल में घुसेंगे। फिर बंगाल में तबाही मचाएंगे और यहीं से शुरू करेंगे भारत, मतलब साम्राज्य अपना बना लेंगे। ठीक है, अपना उपनिवेश बना लेंगे। अब यहां से देखिए, यहां से हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध। अब चूंकि मान लो कि ये बंगाल में पहुंच गए हैं, अब वहां पे ये आपको पता है, बैकग्राउंड आपको सब कुछ पता है। वहां पे वो राजाओं, मतलब फर्रुखियत से क्या करेंगे? व्यापार का फरमान मांगेंगे, फिर वो देगा, फिर ये उल्लंघन करेंगे, फिर वो मना करेगा, हस्तक्षेप करेगा, फिर ये जबरदस्ती करेंगे, तो सब चीजें मतलब चलती है। फिर प्लासी का युद्ध होगा। लेकिन इससे पहले जो प्लासी का युद्ध जो होता है, वो अंग्रेज वहां पे किला बनाते हैं। ठीक है, और उस वहां पे एक अली नगर की संधि होती है। ठीक है, अंग्रेज और वहां के नवाब के बीच, बंगाल का जो नवाब रहता है। तो इस संधि के कारण अंग्रेज जो है इस संधि का सहारा लेके बंगाल पे ये लोग मतलब फुल स्केल में अपना युद्ध करते हैं। कहते मतलब उनका ये आरोप रहता है कि जो वहां पर का नवाब है उसने अली नगर संधि का उल्लंघन किया है। ठीक है, अब आपको पता है प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। इलाहाबाद जो संधि है वो परिणाम था बक्सर युद्ध का, प्लासी युद्ध का नहीं। ये बस मैं बता रहा हूं कि इसमें जो टाइम लाइन है वो कहां से कहां तक है। तो देखिए, अब ये जो समय था, उस समय जो भारत में स्थिति क्या थी? ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। मतलब बताया ना, कर्नाटक तृतीय युद्ध जीतने के बाद और अंग्रेज अपने मनपसंद के शासक को कर्नाटक और हैदराबाद में बिठाने के बाद फिर ये पहुंचते हैं कहाँ? बंगाल में। अब ये राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लग रहे हैं। अब ये व्यापार पे इनका फोकस कम है और साम्राज्य हड़पने पे इनका फोकस ज्यादा है। तो जब ये बंगाल में पहुंचते हैं तो उस समय बंगाल की स्थिति क्या रहती है? मतलब 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। 18वीं सदी का मतलब 1700 के बाद। 1700 के बाद बंगाल की स्थिति क्या रहती है वो देखते हैं। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। मतलब भारत में बंगाल जो उस समय था वो बहुत ही अमीर राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो इनकी नजर उस पर पड़ी क्योंकि वहां पे कपड़ा, नमक, मसाला, अफीम, चाय, इन सब का प्रमुख केंद्र था व्यापार का। ठीक है, किसका? कपड़ा, नमक, मसाला, अफीम, चाय। वहां का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उस पे हावी हो रहे थे। वहां पे किलेबंदी करते थे और व्यापार की छूट मांगते थे कि हम टैक्स वगैरह नहीं देंगे, हमें खुला छूट दो व्यापार करने की। और साथ ही साथ उसके राज्य में राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते थे। इससे सिराजुद्दौला थोड़ा खुश नहीं था। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मतलब वहां के नवाब के बीच में मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी कर ली
अंग्रेजों ने वहां पे किलेबंदी कर ली और शरण दी किसको? गद्दारों के, मतलब जो सिराजुद्दौला का दुश्मन था उसको ये वहां पे शरण देने लगे। उसका नाम था राजा, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर चंद वगैरह ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस सब वजह से क्या होगा कि अंग्रेज और नवाब के बीच में सीधा टकराव की स्थिति बन जाएगी, है ना। तो उसकी वजह से वो टकराव की स्थिति कहां ले जाती है? प्लासी का युद्ध। ये सब तनाव चल रहा था, लेकिन उससे पहले अंग्रेज और नवाब के बीच में जो अलीगढ़ की संधि हुई थी, अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए, तो वो कहते हैं नवाब ने अलीगंज का अलीनगर संधि का उल्लंघन किया है। उसकी वजह से अंग्रेज और नवाब सीधे आमने सामने होते हैं और इसका परिणाम निकलता है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंग्रेजों के जो राजनीतिक प्रभुसत्ता यहां से स्थापित होना शुरू हो जाएगी। तो 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो बंगाल का नवाब है नवाजुद्दीन और अंग्रेजों की तरफ से है रॉबर्ट क्लाइव, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ब्रिटिश का नाम मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश का जो शासन है वो स्थापित नहीं हुआ है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो व्यापार करने आई थी, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। ठीक है, तो एक तरफ रहते हैं बंगाल के नवाब नवाजुद्दीन नहीं, नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसका कारण क्या था? तो कारण आपको पता चल गया है कि अंग्रेजों द्वारा व्यापार में दखल, है ना, व्यापार में वो छूट चाहते थे, उल्लंघन करते थे फरमान का, जो नवाब का फरमान रहता था, टैक्स नहीं देते थे। साथ ही साथ ये किलेबंदी करने लगे थे और नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे थे, क्योंकि जब सिराजुद्दौला उनको ज्यादा छूट नहीं देता था, वो अपने स्थानीय व्यापारियों को भी समान रूप से छूट देने लगा, तो ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। तो अंग्रेज जो है ये षड्यंत्र करने लगे और मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, दुर्लभ राय, मानिक चंद, इन लोग के साथ अंग्रेज साठगांठ करने लगा। यही लोग बाद में जाके सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा देते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब हार जाता है। तो अब यहाँ पे क्या शुरू होता है? अब यहाँ पे शुरू होता है कठपुतली नवाब का शासन। मतलब एक ऐसा शासक जो अंग्रेजों के कंट्रोल में है, जो दिखने में तो लगता है कि बंगाल की जनता को लग रहा है कि हमारा शासक तो नवाब है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नवाब है जिसके ऊपर अंग्रेजों की हाथ है। अंग्रेज जो कहेंगे वो यही करेगा, समझ गए। तो प्लासी के युद्ध जब बंगाल का नवाब हार जाता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि मीर जाफर जो है अब नवाब बनता है और अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव मिल जाता है। यानी मीर जाफर क्या करता है? खूब छूट देने लगता है अंग्रेजों को। ठीक है भाई, व्यापार करो। जो छूट नवाब सिराजुद्दौला नहीं दे रहा होता है, मीर जाफर देने लगते हैं। अब ये देसी व्यापारियों को कम छूट देते हैं और अंग्रेजी व्यापारियों को ज्यादा छूट देते हैं व्यापार करने के टैक्स वगैरह में। और साथ ही साथ ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो खर्चा आया था, उस खर्चे की भरपाई भी मीर जाफर देते हैं, क्लाइव को पैसे देते हैं। और मीर जाफर, बंगाल का ये नया नवाब है मीर जाफर, ये क्लाइव को पैसे देता है। ठीक है, क्योंकि युद्ध की भरपाई है, कंपनी को खर्च घाटा लगा है युद्ध में, उसकी भरपाई कौन कर रहा है? बंगाल का नया नवाब जो अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका है। इसका प्रभाव क्या? इसका रणनीतिक प्रभाव देखोगे आप, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव तो आपको पता ही है कि अब कंपनी सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि राजनीतिक निर्णायक बन गई। यानी अब वो राज्य में राजनीतिक रूप से दखल करने लगी। अब वो जो चाहेगी राजनीतिक रूप से अपने वैसी नीतियां नवाब से बनवा लेगा। कंपनी राज की नींव पड़ती है। लेकिन एक चीज जान लो कि जो प्लासी का युद्ध था ना, वो उसमें जो जिस तरह के धोखे हुए थे कि जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं मीर कासिम वगैरह, और ये दुर्लभ मीर कासिम, अमीर चंद, दुर्लभ राय दुर्लभ, मानिक चंद, ये लोगों ने जिस तरह से सिराजुद्दौला को धोखा देके अंग्रेजों की तरफ हो जाते हैं, उस तरह इसकी जो निंदा है ना, इस कूटनीति का, इसकी निंदा ब्रिटेन में भी किया था कि ये गलत हुआ। ये जो कोई युद्ध की ये नीति, जो कूटनीति थी, धोखाधड़ी थी, इसकी निंदा वहां भी हुई थी। कहां पे? ब्रिटेन में। जिस तरह से मीर जाफर लोग ने धोखा दिया था। उसके बाद अगला युद्ध होता है बक्सर का। ये कब शुरू होता है? 22 अक्टूबर 1764। प्लासी वाला कब होता है? 1757 में। ठीक है, अब यहां का नवाब कौन है? मीर जाफर, जीतने के बाद। लेकिन मीर जाफर भी जो है बाद में अंग्रेजों को अंग्रेजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब ये 1757 का जो जीत गए थे और अपनी कठपुतली शासक बैठा दिए थे बंगाल में, उसके बाद अंग्रेजों की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही थी कि मीर जाफर उसको पूरा करने में अब सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे अपना राज्य भी देखना था, जनता भी देखना था।
फिर ये धीरे धीरे बदलने लगा। जब ये बदलने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अब वो इसको मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया था। लेकिन अब मीर कासिम भी धीरे धीरे अंग्रेजों की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरा करने में समर्थ नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी। मतलब वो कहीं किसी तरह से निर्णायक नहीं थी। कोई भी नवाब बनेगा भले उसके सपोर्ट से बने, लेकिन बाद में उसको ये एहसास हो जाता था कि नहीं, अंग्रेज गलत कर रहे हैं। तो मीर कासिम भी उनकी जब आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो फिर वो जबरदस्ती करते हैं। तो युद्ध, उसके बाद फिर युद्ध की परिस्थितियां पैदा होती है। जैसे कारण में आप यहाँ पे देख लो कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया, लेकिन उसने अंग्रेजों को चुनौती थी। शुरू में तो ठीक है किया सब, लेकिन बाद में अंग्रेजों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। उस अंग्रेजों ने कहा टैक्स फ्री कर दो हमारे व्यापार पे। फिर इसने मीर कासिम यानी बंगाल के नवाब ने कहा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों के अधिकारियों पर हमला कर दिया जो लोग वहां पे थे, लेकिन अंग्रेज उसे हटाना चाहे और यहीं से स्थिति शुरू होती है बक्सर की। मीर कासिम को पता था कि मैं अकेले जीत नहीं पाऊंगा, तो ये भाग के जाता है अवध के नवाब के पास और उस समय मुगल शासक जो रहता है शाह आलम द्वितीय के पास। ठीक है, तो मीर कासिम ये भाग के जाता है किसके पास? अवध जाता है और अवध के नवाब से कहता है कि हमें साथ दो, मुझे लड़ाई करनी है, मतलब अंग्रेजों को हटाना है, अंग्रेजों को भगाना है। तो अवध के नवाब भी तो परेशान थे, उन्होंने कहा ठीक है हम भी देते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, इनका अलग दुख था। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इनका अलग दुख था कि अंग्रेज जिस तरह शक्तिशाली होते जा रहे हैं, हमारा तो मतलब शाह आलम में कुछ था नहीं। इनको लगा ठीक है हम तीनों लोग मिलके हराते हैं, अगर अंग्रेज हार जाएंगे तो फिर मुगल सम्राट ही बचेगा एक केंद्रीय रूप में। इनको भी लगा ठीक है साथ देते हैं दोनों। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन था? अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये तीनों लोग मिलके अंग्रेज से लड़ाई करते हैं। मतलब कौन सा लड़ाई करते हैं? बक्सर का युद्ध करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1764 में। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अवध वो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखना है सब चीजें, क्योंकि आगे ये शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। मतलब नाम भले ना याद रहे पर बंगाल का पूर्ण नवाब, मतलब बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब और मुगल सम्राट, ये तीनों लोग शामिल थे उसमें। ठीक है, बक्सर का युद्ध जब हो जाता है तो उसमें परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलेगी इलाहाबाद की संधि। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इसमें जीतेंगे और बाकी तीनों लोग यानी अवध का नवाब और मुगल सम्राट और मीर कासिम, तो ये सब इनका जो पक्ष है ये हार जाता है। तो मीर कासिम तो भाग जाता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बच जाते हैं अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, यानी मुगल सम्राट और अवध के नवाब बच जाते हैं। तो इनके साथ कुछ संधि होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो ध्यान रखना, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बाद में क्लियर कराऊंगा। इलाहाबाद की जो संधि होती है वो होती है 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि के साथ बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के साथ बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर का युद्ध, क्योंकि अब अंग्रेज डायरेक्ट प्रवेश करेंगे कहां? भारत की राजनीति में। ठीक है, यानी बंगाल की राजनीति में। तो परिणाम आपको पता है कि मुगल सम्राट भी हार जाते हैं, वो भी हार जाते हैं और अंग्रेजों को कानूनी दर्जा बढ़ जाता है। सेना के दम पर तीनों शक्तियों को झुका दिया जाता है। किसको? तीनों शक्ति मतलब मीर कासिम, अवध और शाह आलम को। तो इलाहाबाद की संधि में होता क्या है आप देखिए। इलाहाबाद की संधि में कौन कौन शामिल रहता है ये पूछता है कभी कभी। मीर कासिम नहीं, क्योंकि मीर कासिम बंगाल का जो नवाब था वो भाग गया है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच जाते हैं नवाब अवध के और मुगल सम्राट। इसमें इलाहाबाद संधि में एक लोग रहते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ है, और रहते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और तीसरे रहते हैं नवाब शुजाउद्दौला। तो जो इलाहाबाद की संधि है उसमें होता क्या है? इलाहाबाद की संधि में ये होती है कि कंपनी को क्या मिलता है, मतलब कंपनी को, अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलता है? इसको मिलती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। मतलब अब राजस्व वसूली का अधिकार किसको मिल गया है? इसको कंपनी को मिल गया है। और क्या मिलता है? और अवध के नवाब से मिलता है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए क्यों ले रहा होगा? क्योंकि युद्ध लड़ा है तो युद्ध में उसको हुआ है नुकसान। तो कंपनी को क्या मिलता है इलाहाबाद संधि से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है, और अवध के नवाब से 50 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अवध के नवाब को क्या मिलता है? तो अवध के जो नवाब होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, बस उनके राज्य को
अंग्रेजों की तरफ से मान्यता मिल जाती है कि हाँ भैया अवध के तुम नवाब हो, मतलब मेरा घर, और मान्यता मुझे कोई और दे। क्यों भाई, वो ताकतवर है, नहीं अगर मुझे मान्यता देगा कभी वो मेरे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो कुल मिला के जो अवध के नवाब थे उनको क्या मिला, अवध के शासक के रूप में मान्यता, लेकिन उनसे कहा गया कि तुम कड़ा वाला क्षेत्र और इलाहाबाद वाला क्षेत्र, ध्यान रखना चीज, कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र ये आप दे दोगे शाह आलम को। शाह आलम मतलब मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिल जाता है, और साथ ही साथ शाह आलम को बंगाल में 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलता है। क्यों मिलेगा, क्योंकि अब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूल रहे हैं कौन, कंपनी। अब वो कितना वसूलेंगे कितना नहीं, इससे शाह आलम को मतलब नहीं है। शाह आलम को बस इससे मतलब है कि उनको एक वर्ष में 26 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लेना। शाह आलम को मिलता है कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, उसके बाद 26 लाख रुपए पेंशन, और जो सालाना रहता है। कंपनी को मिलता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, और जाहिर सी बात है राजनीतिक रूप से मजबूत तो हो ही चुके हैं। और अवध को मिलता है उनकी अंग्रेजों की तरफ से अवध के क्षेत्र में मान्यता, लेकिन कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब से निकल जाता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब बक्सर के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, आप वो देख ही लिए हैं कि कंपनी की जो है वो वास्तविक शासन बन गई। क्यों, क्योंकि अब ये राजस्व वसूली में आ गई। अभी तक वो व्यापार करती थी, पर अब राजस्व वसूल रही किसकी, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी अभी किसके ऊपर है, आपने देखा सिर्फ दीवानी अधिकार मिला है, यानी सिर्फ राजस्व वाले। अब सोचो, प्रशासन चलाएगा नवाब, बंगाल का नवाब, पैसा वसूलेगा कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक प्रकार से आप देखो, जो प्रशासन चलाता है जवाबदेही उसके ऊपर होती है। ठीक है, जवाबदेही उसके ऊपर होती है। तो जवाबदेही है किसके पास, राजा के पास, लेकिन शक्ति किसके पास है, अंग्रेज के पास। समझ गए, और जिसके पास शक्ति है अंग्रेजों के पास, उसके पास जवाबदेही नहीं है। अभी सोचो कि मोदी जी को प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दिया जाए, लेकिन उनसे जो वित्त मंत्रालय है उनकी सरकार से, वो छीन के कोई और देश चलाए। अब इससे क्या होगा कि मतलब हम लोग तो सरकार को कोसेंगे, सरकार अच्छी कुछ कर नहीं रही है, ये फलाना ढमाका, लेकिन सरकार के पास तो पैसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा किसी और के पास है, और जिसके पास पैसा है उसके पास हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको लगेगा सरकार तो हमारी ये है। तो यही स्थिति हो गई कि दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, लेकिन प्रशासन का जिम्मेदारी अभी नवाब पर ही था। ठीक है, इससे क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने आर्थिक दोहन का खुला अवसर मिल गया। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको 26 लाख रुपए देंगे, आप चुपचाप बैठना, नवाबी अधिकार मतलब राजस्व का अधिकार मैं लेता हूं, मैं वसूली करूंगा, और प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन काम अपना खुद, ये अपना नवाब देखेंगे, तो खुल के लूटेंगे ना, किसानों को खुल के लूटेंगे, जितना हो सके उतना राजस्व का दोहन करेंगे। तो कंपनी राज की असली शुरुआत यहां से शुरू होती है, जब से इनको उनके रेवेन्यू पे कंट्रोल मिल जाता है, या फिर डायरेक्ट वसूली का अधिकार मिल जाता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लो यहाँ पे। प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757। उसमें कौन शामिल होता है, तो एक तरफ सिराजुद्दौला यानी बंगाल का नवाब, दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से मीर ये क्लाइव रहता है, और अंग्रेजों के सेनापति मीर जाफर लोग धोखेबाज तो रहते ही हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। और जीत किसकी होती है प्लासी के युद्ध में, अंग्रेजों की। उसके बाद 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। इसमें एक तरफ मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय रहता है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, यानी बंगाल का नवाब और शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल सम्राट एक तरफ, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों की जीत होती है, उसके कारण इलाहाबाद की संधि होती है। आपको पता है शाह आलम को क्या मिलता है, शुजाउद्दौला को मिलता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिलता है, आप जान गए अच्छे से। डेट मुझे आपको बताना था, आप जान गए। और कंपनी का यहां से औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है। कहां से, जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है और बंगाल में इन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसके बाद से कंपनी का औपनिवेशिक शासन शुरू हो जाता है। ये सब तो आप जान ही गए हो कि नवाब नाम मात्र शासक रह जाता है, और क्योंकि एक उसके पास प्रशासन की जिम्मेदारी तो है, पर उसके पास पैसे का अधिकार नहीं है, मतलब पैसा वसूलने का अधिकार नहीं है, और जिसके पास शक्तियां हैं वास्तविक, उसके पास प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां से डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, यानी क्या कहते हैं इसको हिंदी में, द्वैत शासन ना, द्वैत शासन कहते हैं इसको, द्वैत शासन, इसको द्वैत शासन कहते हैं। तो यहां से द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन का मतलब कि प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब के ऊपर और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजों के ऊपर
अंग्रेजों के पास शक्तियां हैं, अब प्रशासन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? नवाब के ऊपर। तो या इसे कहते हैं द्वैत शासन, यानी दो तरह का शासन, ये दोहरा शासन। ठीक है, ओके, समझ गए। राजस्व तो कंपनी उठाए और उत्तरदायित्व नवाब उठाए, यानी लूट खसोट कौन करे? कंपनी, और जिम्मेदारी कौन संभाले? नवाब। तो ये थी इसकी कमियां, किसकी? द्वैत शासन की। इसकी वजह से बंगाल में कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग आता है गवर्नर बनके, तो इसने द्वैत शासन की समाप्ति कर देता है। द्वैत शासन की शुरुआत किया था क्लाइव, समाप्त कौन किया था? हेस्टिंग। सॉरी, ये वॉरेन हेस्टिंग है, हेस्टिंग एक दूसरा भी है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग है, ये चीज याद रखना। उसके बाद अब कई सारे गवर्नर जनरल बनने लगते हैं उसके बाद से, क्योंकि 1873 का, सॉरी 1773 का एक्ट आ गया है। तो उसके बाद थोड़ा सा, अब चूंकि इधर कुछ खास होता नहीं, वो लोग प्रशासन संभाल लिए, तो क्या करेंगे आपको पता है, ये सब हमें फैक्चुअली जानकारी चाहिए। तो अब देते हैं कि जिस तरह से वो गवर्नर आए, उनकी क्या क्या नीतियां रहीं भारत में, अब जो बंगाल से प्रसार कर रहे हैं, बंगाल से बाहर की तरफ, तो उनकी नीतियों को देखते हैं थोड़ा सा। वॉरेन हेस्टिंग जब आता है रॉबर्ट क्लाइव के बाद, इसका कार्यकाल है 1772 से 1785 तक ये रहता है। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। अभी तक गवर्नर होते थे, कौन होता था? अभी तक गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग। ये याद रखना। कब? 1772 में, मतलब वो आता है गवर्नर बनके, लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग रहता है, और यही द्वैत शासन पद्धति की समाप्ति करता है। और जो राजस्व व्यवस्था अपने, मतलब अब राजस्व व्यवस्था तो उनके पास है ही, है ना, वो जो मिल गया था। तो ये क्या काम करते हैं? ये जो मालगुजारी की व्यवस्था लगाते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं उससे सीधे, इसको कहते हैं महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत जो गांव के मुखिया होते हैं उनसे सीधे राजस्व की वसूली होती। मतलब ये राजस्व नीतियां इनकी कैसी, वॉरेन हेस्टिंग की कैसी थी वो देख रहे हैं। और वॉरेन हेस्टिंग के समय में एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों की मराठा से। वो कब हुआ था? 1775 में हुआ होगा, मतलब 1775-82 के बीच में हुआ होगा, है ना। और एक रोहिल्ला युद्ध हुआ था अंग्रेजों के ये अंग्रेजों के समय जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था उसके समय बात कर रहा। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? जो न्याय प्रणाली है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया था। मतलब एक दीवानी वाला और एक फौजदारी वाला। मतलब दीवानी मतलब कि जो प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें हैं और रीति रिवाज से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित जो चीजें हैं उसको दीवानी न्यायालय सुनेगी, और फौजदारी का मतलब क्रिमिनल वाला जो चीजें थी उसको फौजदारी न्यायालय के रूप में, मतलब न्यायालय को दो न्यायालय प्रणाली को डिवाइड कर दिया था, दीवानी और फौजदारी में। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। और उसने इलाही नीतियों की शुरुआत की थी, मतलब फारसी से हिंदी में न्यायालय भाषा को शुरुआत किया गया था। यहां तक समझ में आया। उसके बाद एक आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद आता है कॉर्नवालिस। इसका टाइम है 1786 से लेके 1793 तक। इसने क्या किया था? इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। यह भी भू राजस्व नीति है। भू राजस्व नीतियों को हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी क्रम बिठाना आसान होगा। तो अभी हम चूंकि इसको पढ़ रहे हैं, किसको? 1857 तक जो गवर्नर जनरल आए थे उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जैसे पूछता है ना कभी कभी कौन गवर्नर जनरल कब आया था, तो वॉरेन हेस्टिंग आया था। उसके बाद उससे पहले क्लाइव था। क्लाइव के बाद, क्योंकि क्लाइव गवर्नर था, पर गवर्नर जनरल का जब पद बना तो उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग पहला बना। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस बनता है 1786 से 1793 के बीच में। और अस्थायी बंदोबस्त की नीति इसी ने लागू की थी। कब? 1793 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी। ये एक व्यवस्था थी जिसमें जो भू राजस्व वसूली का जो तरीका था उसमें जमींदारों से ही वसूला जाता था, और जमींदारों को ही भूमि का हक दे दिया गया था। अभी जब इस्तेमरारी आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। इस्तेमरारी अलग है, स्थायी बंदोबस्त अलग है, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग है। रैयतवाड़ी में क्या करते हैं कि रैयत मतलब किसान होते हैं, ठीक है, किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व वसूली का अधिकार है वो अंग्रेज के पास ही रहता है। मतलब लेकिन अंग्रेज जो है सीधे किसानों से वसूलते हैं राजस्व, और जो जिस जमीन पे वो कार्य करते रहते हैं उसका हक किसानों को दे देते हैं। यानी जो किसान पंजीकृत रहता है उसका हक उस जमीन पे हो जाता है जहां पे वो खेती करता है। लेकिन जमींदारी स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है कि जमीन का जो हक है, स्वामित्व है, मालिकाना हक है, वो जमींदारों के पास भी रहता है, और जमींदारों से ही वसूली होती है। यानी जमींदार वसूलेंगे किसान से, फिर जमींदार किसान से वसूल के देंगे अंग्रेजों को। इसमें अंग्रेज सीधा किसान से लेते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, मालिकाना हक की बात है।
आगे हम उसको अलग पढ़ेंगे। बस अभी ये जान लो कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली में भी सुधार किया था, जिसे कोड ऑफ कॉर्नवालिस कहते हैं। बाद में आगे चल के यही जो हमारा आईपीसी के रूप में बाद में धीरे धीरे बदलने लगता है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधार में ठीक ठाक अपना योगदान दिया था, लेकिन इसने एक काम क्या किया था कि जो उच्च पद थे उसको बांट दिया था दो अलग कैटेगरी में, यानी ऊंचे पदों पे कौन रहेगा? अंग्रेज, और निम्न पदों पे कौन रहेगा? भारतीय। प्रशासनिक सुधार तो इसने कॉर्नवालिस ने बहुत अच्छे किए थे वाकई में, लेकिन इसने जो उच्च पद है वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के लिए होते थे इसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आता है वेलेजली। वेलेजली का टाइम जो है वो 1798 से लेकर 1805 है। 1798 से लेकर 1805 ये किसका कार्यकाल है? वेलेजली का। वेलेजली की जो सहायक संधि की नीति होती है उसके लिए बहुत जाना जाता है। तो सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। इसके तहत क्या किया था कि देसी जो रजवाड़े हैं उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा दिया था, मतलब उनको अपना सहायक बना लिया था, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो सहायक संधि ये किसने लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। तो सहायक संधि कौन लागू किया था? वेलेजली। अब सहायक संधि के अंतर्गत उसके साथ साथ उसने अंग्रेजों की जो फौज है उसको रखना अनिवार्य कर दिया था। कहाँ? मतलब जो देसी राजा हुआ करते थे उनके क्षेत्र में, उनके यहाँ अंग्रेज अपने रेसिडेंस रखेंगे, यानी अंग्रेजी फौज रखेंगे, ये अनिवार्य हो गया था। ठीक है, मतलब सहायक संधि नीति के तहत जो क्षेत्र राजा होते थे, देसी शासक होते थे, वहां पे अंग्रेजों के सैनिक रखना अनिवार्य हो गया था। मतलब अब वहां पे जो फौज जो होगी वो अंग्रेजों की होगी। इससे क्या होगा? इससे जो राजा हैं वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि फौज तो अंग्रेजों की है, जो अंग्रेज कहेंगे वहां पे वही होगा। और इससे क्या होगी कि मतलब उनकी जो रजवाड़े की स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। राजा तो हो पर शक्ति किसकी है? अंग्रेजों की। और इसके तहत, सहायक संधि के तहत, हैदराबाद और मैसूर, अवध, भरतपुर, ये लोग सहायक संधि के नीति के तहत उसमें शामिल होते हैं। किसमें? ब्रिटिश शासन में, यानी उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये हैदराबाद पूछता है कि हैदराबाद, मैसूर और अवध, भरतपुर, ये सब सहायक संधि के तहत ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल रहता है 1813 से 1823, 10 वर्ष का कार्यकाल है इसका। 1823 में आता है, और ये क्या काम करता है कि जो इनका लॉर्ड वेलेजली का जो सहायक संधि रहता है उसी का विस्तार करता है, यानी उसी पे ये भी काम करता है। और इसी के समय तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। कब? 1817 में से लेके 1800 में। ठीक है, यहीं इसी ने पेशवा की शक्ति का अंत किया था। तीसरे मराठा युद्ध होता है तीसरा वाला, उसमें मराठों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उस समय कौन गवर्नर जनरल रहता है? लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान रखना, अभी वायसराय का पद नहीं बना है, अभी जो लोग हैं वो गवर्नर जनरल ही हैं। ओके, और इसी के समय में अब पूरा भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। सहायक संधि कौन लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली। लेकिन इसको पूरे भारत में कौन फैलाया? लॉर्ड हेस्टिंग। वहां पे वॉरेन हेस्टिंग था, ये ध्यान रखना। ये है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जाना जाता है सामाजिक सुधार के लिए। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सामाजिक सुधारक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन प्रशासनिक सुधार के रूप में कौन जाना जाता है? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। तो इन्होंने कहा ठीक ठाक, अब चूंकि करना क्या है, ये अपना साम्राज्य का प्रसार तो कर ही चुके हैं, तो अब समाज सुधार का काम करेंगे, और यही समाज सुधार इनके लिए घातक हो जाता है। ठीक है, तुम राजाओं की शक्ति छीन लो, ठीक है, पर समाज में, धर्म में हस्तक्षेप मत करो, यानी जो कुरीतियां हैं उसको हाथ लगाओगे तो पूरी जनता बौखला जाएगी। अब देखिए, सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये आते हैं 1828 में, रहते हैं 1835 तक। इन्हीं के समय में 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया था। किसके समर्थन से? तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हो। हम समाज सुधार अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे 10-15 मिनट की, वो अलग होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि ठगों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के समय में शिक्षा नीति आई थी, मतलब मैकाले मिनट्स, या जो मैकाले का प्रस्ताव आया था शिक्षा के लिए, वो 1835 में आया था। किसके समय? उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना कि मैकाले का जो शिक्षा का नीति आई थी, मैकाले शिक्षा नीति, वो 1835 में आई थी। ठीक है, इसी समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखना। तो मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा की मतलब जन्मदाता भी कहते हैं भारत में।
ये सब चीजें याद रखना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद आते हैं कौन? ये आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आते हैं और इनका जो टाइम है वो 1848 से लेके 1856 तक रहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये इनकी जो नीति रहती है, मतलब अपना शासन फैलाने का, या जो बचे खुचे राजा हैं उनकी अधीनता स्वीकारने की या उनका राज्य हड़पने की इनकी जो नीति रहती है वो रहती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत के सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जिसके पास अपना पुत्र नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई पुत्र गोद ले लिया है तो वो उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यानी दत्तक पुत्र को ये लोग मान्यता नहीं देते हैं कि अगर रानी लक्ष्मीबाई ने किसी पुत्र को गोद ले लिया है तो अंग्रेज उसे मान्यता नहीं देते थे और कहते थे कि अगर ये मतलब आपका पुत्र नहीं है तो ये उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो इस हिसाब से जब उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, व्यवहारिक उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य फिर हम ले लेंगे, मतलब अंग्रेज हड़प लेंगे। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब होता है गोद, यानी गोद लिया हुआ बच्चे को मान्यता ये लोग नहीं देते थे और इस तरह उसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है तो वो राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। मतलब अब पूछे क्वेश्चन आया था कि व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य जो थे वो हड़पे गए थे, तो वो थे झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर, जैतपुर, संबलपुर। ठीक है, तो ये सब जो राज्य थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी सत्ता में मिला लिए थे। तो सत्ता विस्तार के इनके दो नीतियां हमने देखा, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। और एक थी सहायक संधि, कौन सी? वेलेजली वाली, ये वाली वेलेजली वाली सहायक संधि। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब ये सब चीजें जब होती है, ये समाज सुधार कर रहे हैं, वो वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहे हैं? सहायक संधि करके किसको? राज्य को हड़प कर रहे हैं। मराठा की शक्ति कमजोर पड़ गई है तो मराठे भी बौखलाए हुए हैं अपनी राज्य वापस पाने के लिए, और इधर ये सती प्रथा का निषेध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस समय जो भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे उनका वर्चस्व समाज में था, उनको लगता था कि नहीं ये हमारे समाज, ये हिंदू धर्म का पार्ट है, इससे छिड़खानी अच्छी चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता और जिनके राज्य चले गए हैं वो सब लोग उत्तर भारत में नाखुश थे। किस चीज से? अंग्रेजी नीतियों से। मतलब उनके अंदर अंग्रेजी नीतियों के प्रति धीरे धीरे भावना, मतलब विरोध में भावनाएं प्रबल होती जा रही थी, जिसे कहते हैं कि यही सब जाके आगे 1857 के विद्रोह में दिखाई दिया था, उभरा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 1857 के विद्रोह की तरफ। फैक्चुअली पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा सा लिंक करते हुए, बस ज्यादा उसमें वो नहीं करेंगे। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका कारण क्या था? उसका कारण एक तो सैनिक कारण था, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा आर्थिक कारण और ये पांचवा प्रशासनिक कारण। एक तो देखो, एक है दीर्घकालिक नीतियां। इसमें क्या है? अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी वो, उसके बाद इनकी जो हड़प की नीति थी, राज्य विस्तार, सॉरी इसको राज्य विस्तार लिखते हैं, राज्य विस्तार की नीति, और तीसरा ये समाज सुधार के नाम पे जो भारत के समाज में जो कर रहे थे, कानून बना रहे थे, ये तो ठीक था, पर इससे रूढ़िवादी लोग गुस्सा हो रहे थे। ठीक है, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो गुस्सा रहे थे। पर भू राजस्व नीतियों से किसान परेशान था, और राजस्व विस्तार की जो नीतियां थी, सहायक संधि, और सहायक संधि का मतलब कि राज्य में सेना रखना है और हमसे मित्रवत संबंध रखने हैं। ये इस नीति में क्या शामिल था वो अलग है, उसको आप देख सकते हो अगर आप मेंस में लिखना होगा जब आपको, कि उसमें जैसे ये था ना कि एक तो अपने राज्य में अंग्रेजी सैनिक रखोगे, दूसरा आप हमारे शत्रु से दोस्ती नहीं करोगे, और अगर कोई विदेशी आपके यहाँ आता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे, विदेशी संबंध मतलब कोई भी विदेशी संबंध बनाने से पहले हमें बताओगे। तो कई तरह की शर्तें थी, तो वो सहायक संधियों में शामिल था। उसके तहत ही राज्यों की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी गई। उसके बाद आप व्यक्तिगत का सिद्धांत जानते ही हो, व्यक्तिगत का वाला सिद्धांत। ठीक है, मतलब दत्तक पुत्र को या गोद लिए पुत्र को मान्यता नहीं दे रहे थे। तो ये सब सारी चीजें क्या है? दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब कारण है। लेकिन जो तात्कालिक कारण था, जिसके कारण अचानक से हो गया क्या? 1857 के विद्रोह। देखिए 1857 का विद्रोह ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सैनिक मतलब अचानक से करतूत से कारण हुआ था। इसके लिए जो कानपुर में बिठूर एक स्थान है, वहां पे 1857 की क्रांति का जो
प्लान था वो बन चुका था, लेकिन वो प्लान था 29 मई 1857 को। लेकिन ये क्रांति शुरू हो जाती है 10 मई को ही, है ना। तो डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप फैक्चुअली जानते रहो। उसके कारण थे क्या कि शायद, अब दीर्घकालिक कारण तो आप जान गए, तत्कालिक कारण थे कि उस समय तो 14वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री में जो कारतूस आते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती है। अब गाय और सुअर चर्बी भारत में जो धर्म, मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म में, ये बहुत ही पाप वाली चीजें मानी जाती हैं। किसी कारतूस में, बंदूक की कारतूस में, उसमें कॉक के रूप में चर्बी, गाय और सुअर का प्रयोग किया गया हो, तो गाय से जो हिंदू धर्म के सैनिक होंगे वो, उनकी भावनाएं हाथ होंगी, और सुअर से मुस्लिम धर्म की जो भावनाएं वो हाथ होंगी। इसके कारण हुआ क्या था कि उस 34वीं इन्फेंट्री में विद्रोह हो गया। तो जब से सैनिक उसको यूज करने से मना करने लगे, तो जो सेना का अधिकारी था वो क्या काम करता है, जो मतलब भारतीय शासक, जो भारतीय सैनिक होते हैं, एक को ले जाके तोप के सामने खड़ा करके उड़ा देता है। अब इससे क्या होता है कि सैनिकों में उसको लगता है, जो अंग्रेज अधिकारी रहता है उसको लगता है इससे भारतीयों के अंदर डर बैठ जाएगा और वो इस कारतूस के यूज करेंगे और विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि जब वो एक सैनिक को तोप से उड़ा देता है, तो वहां पे मंगल पांडे नाम के एक सैनिक होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये ताव में उस अधिकारी को मार देते हैं गोली। जब ये गोली मार देते हैं उस अधिकारी को, तो वहां और साथ ही साथ ऐलान कर देते हैं अपने बटालियन से, 34वीं बटालियन से, कि विद्रोह कर दो। लेकिन सेना, मतलब अब यहां से माना जाता है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, इसके कई सारे कारण थे। तो एक तो सैनिक कारण था जिसमें कारतूस वाला मैटर था, गाय और सुअर चर्बी का यूज हो रहा था। राजनीतिक कारण, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसमें आप देखे ना कि जो गोद, मतलब जिसका उत्तराधिकारी अपना बच्चा नहीं होगा, कि गोद लिया रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा, उसके कारण जो रजवाड़े हड़पे गए थे, उसके कारण राजा नाखुश थे, जैसे लक्ष्मीबाई नाखुश थी, नाना साहब नाखुश थे। उसके बाद सामाजिक जो चीजें कर रहे थे, ये सती प्रथा और ईसाई धर्म का प्रचार, साथ ही साथ मतलब कह रहे थे हिंदू धर्म में बहुत बुराइयां हैं, इसलिए ईसाई धर्म अपनाओ। उससे कुछ प्रचार ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं कर रही थी, मतलब गवर्नर जनरल अधिकारी तो नहीं कर रहे, पर उन्होंने ईसाई जो मिशनरी थी उनको खुला छूट दे रखा था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का परिवर्तन करने के लिए। और साथ ही साथ किसान तो परेशानी थे करों से, दस्तकारों का नाश हो रहा था। दस्तकारों का नाश होने का मतलब, जो अभी आप जब कृषि का, मतलब जो आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे इसकी, तब हमको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था। मतलब जो कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब कि जैसे जो खेत थे, अब उसमें बागानी खेती की जा रही थी। बागानी खेती का मतलब चाय, अफीम, नील, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों से बागानी फसलों को उगाया जा रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो खाद्यान्न फसलें थी उनकी उगाही कम हो रही थी, और उनकी उगाही कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो स्टोर को उसका करके रखते नहीं थे। ज्यादातर भाग पे बागानी फसल हो रही, चाय हो, अफीम और नील की खेती कर रहे हैं, जिसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप, लेकिन खाद्यान्न फसलें ज्यादा हो नहीं रही हैं, जिसकी वजह से भुखमरी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए 1857 में कहाँ कहाँ ये शुरू हुआ था। तो दिल्ली में जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, अवध में बेगम हजरत महल थे, बिहार में कुंवर सिंह थे। ये कौन लोग थे? तो दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर। कानपुर में जो कर रहे थे वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे। झांसी में कौन कर रही थी नेतृत्व, वो तो वहां पे रानी लक्ष्मीबाई। अवध में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज मतलब क्लियर करके बता देता हूं। जैसे जो लखनऊ में थे, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये अवध में आ जाता है। उसके बाद कानपुर में से नहीं दिया है, तो ये है नाना साहब और तात्या टोपे। और उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, और उसके बाद एक जगदीशपुर है, ये कभी ये मिलान करने के लिए आता है इसलिए मैं लिख दे रहा। जगदीशपुर में आपके थे ये कुंवर सिंह, जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद फैजाबाद में होते हैं, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। और अब इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। कौन कर रहे थे? लियाकत अली। लिख दे क्या? इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे नेतृत्व। और बनारस में भी लियाकत अली की कर रहे थे, मतलब बनारस और इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे। और बरेली एक बच जाता है जो पूछा गया है,
बरेली। बरेली में कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पूछता कभी कभी। अब लेकिन बाद में जो है वो इनका दमन कर देते हैं। किसका? अंग्रेज जो है 1857 की विद्रोह में जो लोग नेतृत्व कर रहे होते हैं उसका दमन कर देते हैं। अगर आपको जानना है तो आप जान लो, दिल्ली में जो दमन करता थे वो थे जॉन निकोलसन, और लखनऊ में जहां बेगम हजरत महल जहां वो कर रही थी विद्रोह, उसका जो दमन किया था उसका नाम था कैंपबेल। ठीक है, और उसके बाद जो झांसी और ग्वालियर में जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी, वहाँ पे जनरल ह्यूरोज नाम का जो राजा अंग्रेज अधिकारी था उसने दमन किया था। और उसके बाद अगर आप बिहार में जहाँ कुंवर सिंह थे वहाँ की बात करोगे तो वहाँ भी कैंपबेल ही था। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस जहाँ पे ये लियाकत अली कर रहे थे, वहाँ पे कर्नल नील नामक एक अधिकारी ने उसको मतलब विद्रोह को दबाया था। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े कि क्या परिणाम निकलता है। तो क्रांति से क्या होती है? क्रांति विफल हो जाती है, विद्रोह को दबा दिया जाता है, और ऐसे कई सारी चीजें मानी जाती है कि संगठन नहीं था, संसाधन नहीं थे, और नेतृत्व ढंग का नहीं था, सब अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे, किसी के अंदर एकता की भावना नहीं थी। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि जब ये क्रांति का दमन हो जाता है तो 1857 का अधिनियम निकालते हैं। और अब जो कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग शासन कर रहे थे, अब ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है सत्ता। मतलब अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शासन के, मतलब ब्रिटिश के जो क्राउन राजा रानी होती हैं उनके अधीन हो जाता है, और इसका शासन करने के लिए एक भारत सचिव नाम का एक पद बनाया जाता है, और ये भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, यानी अब जो ब्रिटिश शासन है उसके डायरेक्ट नियंत्रण में आ गया है भारत का शासन। तो अब गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद क्रिएट किया जाता है। और इस समय जब 1857 की क्रांति हो रही होती है तो उस समय जो भारत गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इस लॉर्ड कैनिंग था तो 1858 में जब वायसराय का पद बनता है तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था अब ये वायसराय बन गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिन को। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिन प्रथम वायसराय बना था। और जो बहादुर शाह जफर थे, देखिए बहादुर शाह जफर थे मुगल सम्राट थे। जब ये विद्रोह करते हैं, आपने यहाँ देखा ना, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, ये मुगल सम्राट थे। जब अंग्रेज वो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया तो ये मेरठ से सीधे चल देते हैं कहाँ? मेरठ में जहां से क्रांति शुरू हुई, जहां से 34 साहबी इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, वो अपने सैनिकों को साथ सब चल देते हैं दिल्ली में जाके इनको बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर देते हैं, मतलब भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं, और कहते हैं अब भारत आपके हाथ में है, आप दिल्ली के सम्राट बन चुके हो, अब क्रांति का नेतृत्व करो और भारत को अंग्रेजों से मुक्त करो। लेकिन अब क्रांति को दबा दिया जाता है तो बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट रहते हैं अंतिम, इनको रंगून भेज दिया, मतलब भगा दिया जाता है, अंग्रेज भगा देते हैं, क्रांति का दफन हो गया है। अब यहाँ आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं, थोड़ा सा इसको एक क्रम बिठा के देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो हमने पढ़ा 1765, पहले तो हमने पढ़ा 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। उसके बाद होता है इलाहाबाद की संधि 1765 में। 1765 के बाद क्लाइव तो रहता ही है, दीवानी हाथ में आ जाती है, मतलब बंगाल ये है, दीवानी अधिकार उसके हाथ में आ जाती है, किसके? कंपनी के। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आ जाती है। फिर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। फिर 1793 में अस्थायी बंदोबस्त नामक भू राजस्व नीति लागू की जाती है जिसमें जमींदारों द्वारा किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। 1799 में कर्नाटक मैसूर का तृतीय युद्ध होता है और जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो 1818 में पेशवा की हार हो जाती है और मराठा शक्ति का अंत हो जाता है। उसके बाद सामाजिक सुधार के रूप में 1829 में सती प्रथा कानून आता है। ठीक है, फिर 1848 से लेकर 1856 में एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक नीति चलती है अंग्रेजों के प्रसार की, वही व्यापकता का सिद्धांत, जिसमें गोद वाला सिद्धांत, गोद वाले बच्चे को मान्यता नहीं मिलती और इस हिसाब से उत्तराधिकारी कोई नहीं रहेगा राज्य का, तो हड़प लेते हैं, जो झांसी वगैरह आपने देखा। फिर होता है 1857 का विद्रोह। कब? 1857 में। और कहाँ कहाँ हुआ ये आपने देखा, कौन दमन किया ये मैंने बोल दिया, आप सुन लिए होंगे, उम्मीद है। लिखा नहीं था मैंने क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो खींच जाएगी। उसके बाद 1858 का एक्ट आता है, 1858 का एक्ट आता है जिसमें भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हवाले हो जाता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ज्यादातर चीज संबंधित होगी किससे? अब हम
सीधे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे और फैक्चुअल चीजें ही वहां पे देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।